हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। अर्थात कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टंगस्टन का। अर्थात इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है और टंगस्टन का गलनांक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें अर्थात टंगस्टन में करंट प्रवाहित होने पर चमकने का गुण होता है और इसका प्रतीक W होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि इलेक्ट्रिक बल्ब या बिजली के बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है और इसका गलनांक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें करंट प्रवाहित होने पर चमकने का गुण होता है और इसका प्रतीक अंग्रेजी अक्षर W होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। अर्थात वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। बात करूं मैं पृष्ठ तनाव के संदर्भ में, तो किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और इसका अर्थात पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पवन वेग का। अर्थात एनीमोमीटर के द्वारा पवन के वेग की माप की जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अर्थात तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन या नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। बात करूं मैं नाभिकीय संलयन के संदर्भ में, तो जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर अर्थात जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वह अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और तारे भी अपनी ऊर्जा इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में होते हैं। और परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायोप्टर होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। अर्थात धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर या 0 डायोप्टर होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोनार का। अर्थात महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। बात करूं मैं सोनार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रासर्भ्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। और ये तरंगे अर्थात प्रासर्भ्य तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने। अर्थात गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन महोदय ने दिया था और गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है और सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न की ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धातु में। अर्थात ध्वनि का वेग अधिकतम धातुओं में होता है। बात करूं मैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के संदर्भ में, तो फर्स्ट है वायु, और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकंड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकंड होती है और लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जबकि कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसका आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता। अर्थात डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बात करूं मैं ध्वनि के स्रोत और उनकी तीव्रता के संदर्भ में, तो फुसफुसाहट में ध्वनि की तीव्रता 15 से 20 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 30 से 60 डेसिबल होती है और गुस्से में बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 70 से 80 डेसिबल होती है। जबकि ट्रक और मोटरसाइकिल की ध्वनि की तीव्रता 90 से 95 डेसिबल होती है। और यंत्र कारखाने में ध्वनि की तीव्रता 100 से 110 डेसिबल होती है। ऑर्केस्ट्रा में ध्वनि की तीव्रता 110 से 120 डेसिबल होती है और जेट विमान में ध्वनि की तीव्रता 140 से 150 डेसिबल होती है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट एग्जाम पर्पस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। अर्थात सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल में किया जाता है और सोलर सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डायोप्टर में। अर्थात लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है और इसे डी से सूचित किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टिपटल या रेटिना। अर्थात मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस। अर्थात जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस या अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का परिकिरणन। अर्थात सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण प्रकाश का परिकिरणन है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न की वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, धूल कण। अर्थात वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है और सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों के द्वारा इसका परिकिरणन हो जाता है। और बैंगनी रंग का सबसे अधिक परिकिरणन और लाल रंग का सबसे कम परिकिरणन होता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि बैंगनी रंग का सबसे अधिक परिकिरणन और लाल रंग का सबसे कम परिकिरणन होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की इंद्रधनुष या रेनबो
किस कारण से बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपवर्तन और परावर्तन, अर्थात इंद्रधनुष या रेनबो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हीरा का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त हीरा का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि, और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन डी, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अर्थात पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न के रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयन मंडल। अर्थात रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का आयन मंडल उत्तरदायी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, उसका आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो तरंग। अर्थात एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, वह रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। और राडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुम्बकीय विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर व गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग। और अवरक्त तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। और इनका प्रयोग अर्थात अवरक्त तरंगों का प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। अर्थात ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकते हैं। और ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती हैं। और ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चांदी। अर्थात सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व या धातु चांदी है। और चांदी एक बहुमूल्य धातु है और इसका प्रतीक Ag होता है। और चांदी का परमाणु क्रमांक 47 और परमाणु द्रव्यमान 107.9 होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की मोबाइल फोन चार्जर में क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक अपचाइड ट्रांसफार्मर। अर्थात मोबाइल फोन चार्जर में अपचाइड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और अपचाइड ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मोबाइल की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक मार्टिन कूपर ने की थी। और पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि मोबाइल फोन चार्जर में
अपसाइड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है और अपसाइड ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। और मोबाइल की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक मार्टिन कूपर ने की थी और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, अर्थात वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए लैक्टोमीटर के द्वारा, अर्थात दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जबकि लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण है और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल दाब का मापन किया जाता है और मैनोमीटर के द्वारा द्रवों तथा गैसों के दाब का मापन किया जाता है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, इसका आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्रण, अर्थात वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। बात करूं मैं अपकेंद्रण के संदर्भ में तो वह प्रक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के कारण, अर्थात लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, अर्थात प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा, अर्थात प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी विवर्तन। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अर्थात पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की किस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण, अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। और आकाश का रंग नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण या डिस्पर्सन अधिक होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बैंगनी रंग का। और इंद्रधनुष के बैंगनी रंग का विक्षेपण या डिस्पर्सन अधिक होता है जबकि लाल रंग का विक्षेपण या डिस्पर्सन कम होता है। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम हो रहा है, उसके बाद नारंगी रंग का, उसके बाद पीले रंग का, उसके बाद हरे रंग का, उसके बाद नीले रंग का, उसके बाद जामुनी रंग का और सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग का हो रहा है। और एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि इंद्रधनुष के बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्ध्य का प्रतीक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लैम्डा, अर्थात तरंग दैर्ध्य का प्रतीक ग्रीक अक्षर लैम्डा है। और तरंग दैर्ध्य तरंग गति में समान कला के कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों की बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ का प्रतीक ग्रीक अक्षर लैम्डा होता है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अर्थात प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे कम लाल रंग में होता है, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला और उसके बाद जामुनी और सबसे अधिक बैंगनी रंग में होता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। अर्थात बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और ये पॉइंट कई बार जमों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गामा किरण की। अर्थात गामा किरण की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ सबसे कम होती है, जबकि गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और इसका प्रयोग अर्थात गामा किरणों का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। और अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गामा किरणों का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जरा दृष्टिदोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द्विफोकल लेंस। अर्थात जरा दृष्टिदोष के उपचार के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अर्थात निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। अर्थात यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। अर्थात स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होने वाले लेंसों के संदर्भ में और उनकी याद करने की ट्रिक है। जैसे कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उत्तल शब्द में जो है 3 अक्षर हैं। ठीक उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अवतल में जो है 4 शब्द हैं। अर्थात 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 आता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अर्थात दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, आयतन, ताप और दूरी किसके उदाहरण हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अदिश राशियों के। अर्थात ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, आयतन, ताप और दूरी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। और इन अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक है उसका दाल MSc से आता है। और ऊ से ऊर्जा, सौ से समय, का से कार्य, दा से दाब, लौ से लंबाई, M से मास अर्थात द्रव्यमान, S से स्पीड अर्थात चाल, C से करंट अर्थात विद्युत धारा, आ से आयतन और ता से ताप है। और आप चाहे तो याद करने के लिए इस ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न की आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल और त्वरण किसके उदाहरण हैं?
इसका आंसर है ऑप्शन बी सदिश राशियों के, अर्थात आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल और त्वरण जो है सदिश राशियों के उदाहरण हैं। और आप याद करने के लिए इस ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हैं और ट्रिक है असंभवी वेवता। अ से आवेग, सौ से संवेग, भा से भार, वी से विस्थापन, वे से वेग, ब से बल और त्व से त्वरण। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, अर्थात ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपसर्व्य तरंगों की आवृत्ति होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, अर्थात अपसर्व्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ध्वनि का तारकत्व किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए आवृत्ति पर, अर्थात ध्वनि का तारकत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की शुष्क सेल क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, अर्थात शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और प्राथमिक सेल को एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, अर्थात लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस कितनी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी असीमित, अर्थात आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C किसका प्रतीक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल का। और आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में E बराबर ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान और C बराबर प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए रेक्टिफायर के द्वारा, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट को दिष्ट धारा या डीसी करंट में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ट्रांसफार्मर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, अर्थात ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। और ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर दिशा में, अर्थात पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर विस्तृत होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए हरा रंग, अर्थात इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देता है। और इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है: लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग, जामुनी रंग और बैंगनी रंग। और इस प्रकार हरा रंग मध्य में है। और जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि सबसे ऊपर लाल रंग, उसके बाद नारंगी रंग, उसके बाद पीला रंग, उसके बाद हरा रंग, उसके बाद नीला रंग, उसके बाद जामुनी रंग और सबसे नीचे अर्थात सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग है। और इस प्रकार इन रंगों के क्रम में हरा रंग बीच में है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए चैडविक ने। और न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में जे चैडविक ने की थी, जबकि पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज
एनरिको फर्मी ने की थी और एक्सरे किरण की खोज विलियम रॉन्टन ने की थी। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। अर्थात परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। बात करूं मैं नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में, तो एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अर्थात हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। बात करूं मैं नाभिकीय संलयन के संदर्भ में, तो जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं व अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन के उदाहरण हैं। और ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम विधि के द्वारा। और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवरक्त या इंफ्रारेड तरंग सिद्धांत पर। अर्थात टीवी रिमोट कंट्रोल अवरक्त या इंफ्रारेड तरंग सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न है कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न है कि परमाणु बम का विकास किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। अर्थात परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और बात करूं मैं जे.एल. बेड के संदर्भ में, तो जे.एल. बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। और टी.एच. मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर ने। अर्थात हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फोटो वोल्टोविक सेल के द्वारा। अर्थात सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटो वोल्टोविक सेल के द्वारा मापा जाता है। बात करूं मैं प्रकाश विद्युत सेल के संदर्भ में, तो प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मापा जाता है। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मापा जाता है। और बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मापा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता। अर्थात ओम का नियम धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। बात करूं मैं ओम के नियम के संदर्भ में, तो यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अर्थात कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न है कि एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को आंख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अवतल दर्पण को आंख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में सर सी.वी. रमन की जयंती 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और पहला विज्ञान दिवस वर्ष 1987 में मनाया गया था।
बात करूं मैं सर सीवी रमन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, और प्रश्न की वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, अर्थात वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण दिशा में, अर्थात एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। और मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और क्वेश्चन भी एसएससी और आरआरबी में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए मार्टिन कूपर ने, अर्थात मोबाइल फोन का आविष्कार अमेरिकी मोटरोला कंपनी के वैज्ञानिक मार्टिन कूपर ने किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसका की रासायनिक सूत्र D2O होता है, का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मंदक के रूप में। और नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सीटी स्कैन में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए एक्स किरणें, अर्थात सीटी स्कैन में एक्स किरणें प्रयोग की जाती हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। अभ्यास प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।